आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का सेकंड चैप्टर। ठीक है, हालांकि हमने लेक्चर 4 ले लिए हैं, 5वां लेक्चर आज है, लेकिन उन 4 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो सिर्फ इस कोर्स को ही नहीं जाना है, हमने पूरे एग्रीकल्चर को पढ़ा है कि अपना प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या है और बेसिक जो भी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए थी। आई होप कि अगर वो चीजें थोड़ी आप ढंग से पढ़ोगे तो कवर हो जाएगी। पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाती है, उसका कोई दिक्कत है नहीं। अब इस लेक्चर में अब आप सोच रहे हैं सर फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम 5 लेक्चर हो गए, अभी डेफिनेशन तक इसका आया नहीं है। तो कल से अपना पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उनसे पहले अपना जो पहला चैप्टर उनमें सिलेबस में एक लाइन मेंशन कर रखी थी, इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस, डिफरेंट स्टेट का स्टेटस और इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। ये लाइन मतलब सिलेबस का पहला ही अपना यूनिट था, वो ये था। ये यूनिट आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। मेरी बात को समझना कि भाई अपने भारत के अंदर मैंने कल बताया था कि लोग किस वे से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, कितने लोग डिपेंडेंट है। अपने को ये भी पता है कि कितने लोग हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आगे मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगा अपकमिंग क्लासेस के अंदर रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं जानता है, बेसिकली बता देता हूँ थोड़ा, कोई बच्चा अगर रूरल एरिया और अर्बन एरिया को नहीं जानता है तो हिंदी में कहने का मतलब ये होता है कि रूरल एरिया को बोलते हैं जो गांव का क्षेत्र होता है वो उनको, और अर्बन को बोलते हैं जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनको। ठीक है, अब आप लोगों के जो इनकम होती है जैसे कि फार्मर्स होते हैं उनके पास कौन कौन से इनकम के सोर्स है। बेसिकली हम लोगों को पता है कि भाई रूरल एरिया मतलब एरिया के अंदर जो भी लोग होते हैं, सर प्लीज इस बैच के सारे मटेरियल लेक्चर्स नोट्स डीपीपी को प्लीज ठीक से अरेंज करिए, बहुत दिक्कत होती है, और एक शेड्यूल प्लीज दीजिए। बिल्कुल फुस्कर भाई, इसके ऊपर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे। आने वाली थोड़े टाइम के बाद में आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत करो। ठीक है मेरे भाई, चलो और कोई दिक्कत? सिस्टमेटिक ढंग से तो है ना, इतना अच्छा तो बनाया है यार, थोड़ा तुम लोगों को समझाना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें कौन सी चीजें कहाँ पे मिलेगी। आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। वो जो मैंने मटेरियल वाला सेक्शन दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे है, तो उनके लिए मटेरियल के लिए नोट्स का मैं एक अलग सेक्शन बना दूंगा जहां आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों के सेपरेट फॉर्म में मिल जाएंगे। बाकी अपना जो लाइव कोर्स वाला है आप ज्यादा बिलीव उसके ऊपर करो, क्योंकि वो पहले का मटेरियल है। हम जो करंट मटेरियल पढ़ रहे हैं वो जो अपने लाइव कोर्स वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको जाओ, प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम मिलेगा, सब्जेक्ट के नाम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पीपीटी मिलेगी, पीपीटी के साथ साथ में आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी, मतलब पीपीटी पीडीएफ जो भी हम पढ़ाते हैं, जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। अब हम बात कर रहे थे रूरल एरिया में जो लोग हैं उनकी भाई जो इनकम है, एक तो एग्रीकल्चर से मेजर होती है, दूसरी उनके या तो कोई हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स लगा रखे हैं, या फिर उनके पास में पशु है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के माध्यम से, या फिर वो फिशरीज वगैरह कुछ भी करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, या तो वो लेबर बन के काम करते हैं, या छोटा बड़ा कोई वो बिजनेस चलाते हैं, या कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, या फिर आपके रेमिटेंस वगैरह का काम करते हैं, या फिर कोई वो जूते रंगने वाला, कुछ भी एक्स वाई जेड काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के अपने इनकम के सोर्स है। अब कितनी अपने फार्मर्स को इनकम मिलती है पर डे का, वो कितना पैसा कमाता है, एक साल में कितना पैसा कमाता है, हमारी इंडिया के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के फार्मर्स है, ठीक है, उनके बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर में सोशल साइंस जो जीके पार्ट बिकम्स वीकनेस ऑफ द कोर्स, इसको करने का अप्रोच प्लीज बताइए। बीएससी एग्रीकल्चर में सोशल साइंस, ये बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्लास में बाद में बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। चलो भाई आगे बात करते हैं, लास्ट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बीच में ना पूछा करो यार, क्लास दे रहा हूं मैं, कोई यहाँ डाउट सॉल्विंग सेशन थोड़ी चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर जितने भी जो लोग हैं उनके पास में जो इनकम का सोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेजरली आप लोगों को मैंने बताया था अपनी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेड है, जैसे क्रॉप हो गया, उसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गए, उसके बाद में आप लोगों का एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, उनके अलावा अदर सोर्सेस लाइक फॉरेस्ट्री वगैरह जो भी है। अब क्रॉप्स के अंदर आप
सीरियल्स उगाते हैं, मतलब अनाज वाली फसलें उगाते हैं, उनके साथ में आप एक मिनट, पल्सेस उगाते हैं, पल्सेस के साथ साथ में आप ऑयल सीड है, ठीक है, उसके बाद में फाइबर क्रॉप्स है, ये सारी क्रॉप्स आप उगाते हैं। इनका मेन मतलब क्या होता है, इनका मोटिव क्या होता है? क्रॉप का कोई डेफिनेशन पूछेगा कि सर ये क्रॉप क्या होती है, ठीक है, तो क्रॉप का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होता है कि फार्मर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर लैंड ऑफ पीस, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर आप एक कोई क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं और उनका मेन जो पर्पज होता है, सच एज एग्रीकल्चर में आपका फूड हो गया, फाइबर हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त करना, वो एक आपका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपकी रखता है, ठीक है, आपकी इनकम को जनरेट करता है, ये आपका क्या है, क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में पल्सेस, ऑयल सीड, मतलब ये सारी इनके अंदर इंक्लूड है। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उसके साथ में आप लोगों के फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ में आप लोगों को बताया था मैंने फ्लावर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे पीएचएम वगैरह, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऑप्शंस भी आपके साथ में रहते हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसे आपके पास में गायें हैं, आपके पास में भैंसे हैं, आप बकरियां चराते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास में इनकम का सोर्स हो सकता है। अब देखो, एक फार्मर है, वो किसान मतलब क्या करता है, क्रॉप्स उगा के अपना पेट भरता है। एक ऐसा फार्मर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपका गोट है, बकरियां है, वो चरा के पेट भरता है, भेड़ पालन करता है, उनकी ऊन वगैरह बेचता है, जो भी चीज करता है उनकी इनकम का सोर्स वहीं से आता है। क्लियर? उसके बाद में हम चलते हैं आगे, आपके फिशरीज, मतलब किसी के पास में पानी का सोर्स होगा तो मछलियां पाल रहा होगा, मछुआरा बनता होगा, या फिर किसी के पास पानी नहीं है तो आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने ऐसे बहुत सारे तमाम ऑब्जर्वेशन किए हैं, गंगा के किनारे जाके देख लो आप, कहीं पे भी, आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको बनाऊंगा, तो आप कभी जाके ऑब्जर्व करना कितने मछुआरे वहां पे बैठे होते हैं मछलियां पकड़ने वाले, ठीक है, क्योंकि भाई उनके घर की रोटी वही है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलो, अगला है, एक मिनट देख लेता हूँ सारी चीजें सही चल रहा है, ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज लाइक आपका रूरल लेबर्स हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, ठीक है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट हो गया, रूरल सर्विस हो गए, ठीक है, उसके बाद में आप रेमेडीज फ्रॉम फ्रॉम अर्बन एरियाज। अब देखो, गवर्नमेंट स्कीम में सब्सिडीज मिलती है आपकी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर डिसाइड होती है, वो आगे बताऊंगा। उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाइक नरेगा, मतलब गांवों के अंदर आपने देखा होगा नरेगा वगैरह चलती होगी, जहां पे एक रोजगार का सोर्स मिलता है, पर डे लोगों को जाना होता है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा काम करना होता है, उनके अकॉर्डिंग 200 रुपए 300 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब इनकम के जो सोर्स है देख लो आप क्या क्या सोर्स है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम किस पे बिलीव करते हैं। तो लो इनकम लेवल, जैसे एवरेज फार्मर्स इनकम इज स्टिल लो कंपेयर टू अर्बन वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम वेरियस, देखो ग्रेटली बाय स्टेट, ठीक है, लैंड होल्डिंग साइज एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। मेरी बात समझना, यहां आप सोचोगे सर स्टेट से क्या मतलब है, लैंड होल्डिंग साइज से क्या मतलब है। अब समझो कि भाई जो प्रेजेंट सिचुएशन है अपने पास में बहुत कम, मतलब 2 से 3% ऐसे फार्मर्स होंगे जो लार्ज लेवल के फार्मर्स हैं, जिनके पास में 2 हेक्टर से ज्यादा का लैंड है, ठीक है। अब देखो 3 प्रकार के फार्मर्स का लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, वो एक तो होता है आपका स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, बेसिकली 3 में करता हूं, एक है आपका मीडियम और एक है आपका लार्ज, ठीक है, जिसके पास में जमीन 0.5 हेक्टर से कम है। ये भारत में इनकी संख्या लगभग 85%, 85% लोग ऐसे हैं। मीडियम की बात करता हूं, मीडियम फार्मर्स के पास में जमीन 0.5 से 2 हेक्टर तक की। लार्ज फार्मर्स की बात करता हूं तो मोर देन 2 हेक्टर के पास में इनकी जमीन है। अब मेरी बात समझो, अगर आपके पास में ज्यादा लैंड है तो आप ज्यादा क्रॉप उगाओगे, आपके पास में रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे, आप हर एक रिसोर्सेज को एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, मैं सोचूं मेरे पास में 1 बीघा लैंड है, क्या है, 1 बीघा लैंड है, मतलब 0.25 हेक्टर लैंड है। अब मैं क्या करूंगा, क्या मेरे खेत के अंदर मेरे को ट्रैक्टर खरीदना या फिर पानी के लिए ट्यूबवेल खुदवाना, ये सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास में लैंड होल्डिंग है, कैपेसिटी बहुत कम है, लैंड के साइज, मेरे मतलब लैंड का साइज इतना नहीं है, जिनकी वजह से मैं ये सारी चीजें परचेज नहीं कर पाता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं ये सारी चीजें परचेज करता हूं तो मुझे इनकम चाहिए, अगर मेरे पास में इनकम जनरेट करने का सोर्स नहीं होगा
तो कोई मतलब नहीं है ना, समझ गए बात को। उसके बाद में अगला क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज। अब इरिगेशन फैसिलिटीज में वो भी बताया, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जैसे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, इरिगेशन वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। यूपी के अंदर पानी बहुत है लेकिन लोगों के पास में लैंड नहीं है, मतलब जमीन नहीं है। आई बात समझ में। अब ऐसे हर एक स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम चलती है, तो ये प्रेजेंट टाइम का हर एक स्टेट का अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग स्टेटस आप लोगों को देखने को मिलता है। उन सब की वजह से आपके जितने भी जो फार्मर्स इंडिया के अंदर हैं, उनकी जो इनकम है वो आपकी फ्लैक्चुएट करती है, ऊपर नीचे रहती है। किसी की इक्वल मतलब आपकी इनकम क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप एकदम साइंटिफिक वे में इनका जवाब दे सकते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट इनकम वेरियस ग्रेटली में, लाइक देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। लैंड होल्डिंग साइज हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके इरिगेशन फैसिलिटीज होगी, उसके बाद में मार्केट का फ्लक्चुएशन। अब सोचोगे सर मार्केट का फ्लक्चुएशन कैसे, अब कोई स्टेट में हॉर्टिकल्चरल या प्लांटेशन क्रॉप ज्यादा उगता है, ठीक है, तो उनको ज्यादा इनकम मिलेगी। आपके पास क्रॉप ज्यादा है तो उनका उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता है। आई बात समझ में। अब अगला है डिपेंडेंस ऑन मानसून। मतलब क्या है कि भारत की जितनी भी जो जनता है पूरी पूरी तो नहीं कहूं लेकिन अराउंड आपको पता है 70% के समथिंग पीपल्स है वो खेत बारिश पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इवनली मैं बात करूं तो 58% के समथिंग ऐसे लोग हैं जो पूरी रेनफेड पे टिके हुए हैं कि बारिश ना हो तो उनकी खेती भी नहीं होगी। आई बात समझ में। अब होता क्या है कि अगर आप मानसून पे डिपेंडेंट है, जैसे मैं मेरे खेत की बात करता हूँ, हमने क्या कर रखा है, मेरे खेत की बात करता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो मेरी खुद की एक एक्चुअल स्टेटस बताता हूं, मतलब मेरे पापा की, मेरी तो क्या ही अभी 10 हेक्टर उनके पास में लैंड है, ठीक है। 10 हेक्टर लैंड है, उनमें क्या कर रखा है कि उन्होंने 2 हेक्टर के अंदर कॉटन लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने लगभग 2 हेक्टर के अंदर पर्ल मिलेट लगा रखा है, बाजरा, ठीक है। उसके बाद में क्लस्टर बीन आता है, गंवार, उन्होंने लगभग आपके 3 से 4 हेक्टर 3 हेक्टर के अंदर क्लस्टर बीन लगा रखा है। 3 से 4 हेक्टर जो भी जमीन, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। और अदर जो भी पल्सेस वगैरह होती है, ठीक है, 1 आध हेक्टर में उन्होंने वो लगा रखी है। 3 1 4 2 6 2 8 और 2 हेक्टर की समथिंग जमीन उन्होंने खाली छोड़ रखी है, मतलब पशुओं के लिए, क्योंकि एलपीएम का लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी साथ में हम करते हैं, ठीक है। तो पशुओं को चराने के लिए चारे की दिक्कत ना आए। अब होता क्या है ना, अब ये सारी की सारी भाई ट्यूबवेल है। मैं मेरे घर की एक बात करूं फार्मर में, ठीक है, कि हमारे पास में ट्यूबवेल है पानी के सोर्स के लिए, ट्यूबवेल है। अब ट्यूबवेल कितना पानी देगा, क्या सारी जमीन को पानी दे पाना पॉसिबल है एक ट्यूबवेल का? नहीं। और इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, पानी की बहुत ज्यादा कॉटन को जरूरत होती है, ठीक है। पल्प मिलेट को भी अच्छी खासी, मतलब हाइब्रिड वैरायटी लगाते हो तो अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है। अगर अच्छे खासे भी नहीं होते तो कम से कम आपको 3 से 4 इरिगेशन है वो अच्छा प्रोडक्शन के लिए उसको देना पड़ेगा। अगर आपका पर्ल मिलेट नहीं होगा तो आपके लिए खाने के लिए अनाज नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं उसके साथ में आप एलपीएम पशु रख रहे हो उनके लिए भी जो पर्ल मिलेट का चारा वगैरह होता है वो वहीं पे भी काम आता है, तो उसको पानी देना भी जरूरी है। फिर ये जो आपका कॉटन है, अब इस कॉटन में आप पानी देते जा रहे, लेकिन जो बारिश का पानी मिलता है उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब बारिश का पानी नहीं मिल रहा, आप ट्यूबवेल से कितना पानी दोगे, कितना दोगे आप, जितनी उसको डिमांड है कॉटन को उतना पानी नहीं दे पाओगे। अब फिर ये जो क्लस्टर बीन पल्सेस वगैरह सारे लगा रखे उनको पानी मिल ही नहीं रहा है, या तो हार्डली इनको एक आध इरिगेशन मिला होगा। अगर जिनको 4 से 5 इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में अगर वाटर की डिमांड या फिर वाटर की सप्लाई आप नहीं करोगे तो प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यही है कि अपनी जो जनता है, ठीक है, बहुत सारी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट ये है कि भाई कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है, ठीक है, कभी टाइम से बारिश नहीं होती है, जो आपका डिस्टेंस है दो बारिश के बीच में, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा रह जाता। तो ऐसी एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट होती है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत ज्यादा उभर के आती है, या फिर ड्रॉबैक ऑफ फार्मर्स कह सकते हैं। आपकी ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा तोड़ने वाला काम करता है, ये सबसे ज्यादा करता है वो डिपेंडेंस ऑन मानसून की, मानसून के ऊपर के साथ जो निर्भर रहते हैं। आई बात समझ में। फिर मैं आगे चलता हूं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। मतलब क्या कि भाई गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को 2011-12 के जो डाटा थे, मतलब 12-13 के, उनके बाद में उन्होंने सोचा कि अपनी जो फार्मर्स हैं आने वाले 10 साल के अंदर इनकी इनकम है, जो इनकम का सोर्स है, इनको क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। डीएफआई,
डबल फार्मर्स इनकम, मतलब इनको डबल करना है। अब अगर इनको डबल करना है तो हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव काम करने होंगे जिनकी वजह से फार्मर्स की इनकम है वो डेवलप्ड हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी हर चीज के ऊपर सब्सिडीज दी। उन्होंने हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के बारे में बोला, और आपने देखा होगा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के ऊपर ये गवर्नमेंट लगभग आपको 85% की सब्सिडीज दे रही है। पानी की कमी आ रही है तो आप बूंद बूंद सिंचाई लगो, ड्रिप इरिगेशन, उसमें गवर्नमेंट आपको 85 से 90% का सब्सिडीज दे रहा है। ठीक है, आपको एलपीएम साथ में करना, मतलब पशुधन साथ में रखना है, पशु वगैरह, तो उसमें अगर आपका लगभग 10-10 लाख तक की मैंने सब्सिडीज मिलती हुई भी पशुओं के लिए देखी है। तो गवर्नमेंट हर चीज में सब्सिडीज देता है। सब्सिडीज इसलिए देता है कि जो फार्मर्स की इनकम है आने वाले, मतलब 2022 हो गए हैं, ठीक है, और मैं एक अभी आपको आगे डाटा बताऊंगा, हकीकत में ही फार्मर्स की इनकम डबल हुई है। कैसे? जैसे मैं बात करूं 2013 की, तो वहां पे अगर मैं एक किसान की बात करूं तो उनको 6,000 रुपए पर मंथली मिलते थे। ठीक है, लेकिन जो 2023 के 2021-22 के डाटा थे उनमें लगभग फार्मर्स को 10.5 मतलब 10,500 के समथिंग रुपए मिलते थे। लेकिन जो अभी का डाटा प्रेजेंट टाइम का, अभी जो ऑफिशियली डाटा आया नहीं है नेशनल सर्वे सैंपल का, लेकिन जब ऑफिशियली डाटा आएगा तो उसमें आपको लगभग 12,000 से 14,000 उन्होंने अभी अप्रोक्सीमेटली बताया है कि फार्मर्स की इनकम है पर मंथ। लेकिन जब आएगा तो लगभग आपको 13,000 करके कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है कि भाई 6,000 से इनकम हमने 12,000 तक फार्मर्स की पहुंचाई है। उनके पीछे का जो रीजन था वो क्या था कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव वर्क है वो, उसके साथ में आपको जो हर एक चीज के पीछे सब्सिडीज मिल रही है उनकी वजह से। आई बात समझ में? जो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च हो रहा है उनकी वजह से। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था सिचुएशन 1950 का, ऐसा था कि खाने के लिए अनाज नहीं थे। भारत जब आजाद हुआ था उनसे पहले, आपको पता है, कभी आपने देखा होगा, आपके दादाजी वगैरह आपको कोई किस्से सुनाते होंगे कि उनको दाने कैसे मिलते थे, अनाज कैसा मिलता था। अब आप देखो कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिली? नहीं। तो यही है कि हमने डे बाई डे अपनी इंडियन एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक फिक्स लैंड होने के बाद भी। ठीक है, चलो। अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव प्रोग्राम किया है, पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि 12,000 रुपए, 12,000 रुपए हम फार्मर्स को देंगे। ठीक है, सॉरी 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपए एक किसान को मिलते हैं, जिसमें आपकी 3 इंस्टॉलमेंट है 2-2 हजार की। ठीक है, 2-2 हजार की। ये मेरे खुद के, मतलब मेरे पापा है वो फार्मर्स है, उनके अकाउंट में मैंने हकीकत में देखी है ये होता है। और पिछले मैं 2018 से इन चीजों को देख रहा हूँ, 18-19 से, कि हाँ ये चीजें आ रही है। ठीक है, प्रॉपर वे में किसानों को ये पैसे मिल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है उनके, अगर थोड़ा भी आप सोचते हो तो आपको प्रॉपर वे में इसका गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लागू कौन करता है? सीएससीपी। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर नहीं पता तो अच्छे से जाके पता करना कि मैंने सीएससीपी के बारे में क्या पढ़ाया था। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट एमएसपी लागू करता है कि पर्टिकुलर क्रॉप में, जैसे मान लो धान की उन्होंने 2215 रुपए कर दी। अब 2215 रुपए उन्होंने फिक्स कर दी कि अगर आपका धान कितना भी खराब है, इतने प्राइस तक तो आपका धान बिकने वाला है, चाहे मार्केट का स्टेटस क्या ही रहे, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले क्या होता था ना, जब एमएसपी डिसाइड नहीं था तो कभी 800 रुपए क्विंटल भी ले लेते थे, कभी लोग 900 रुपए क्विंटल भी ले लेते थे, कभी 1500 मिल जाते थे। उनकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिलता था। इज इट क्लियर? उसके बाद में बात करता हूं रूरल एम्प्लॉयमेंट में, तो इसमें मनरेगा जैसे प्रोवाइड्स 100 डेज फॉर द वेग एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी गांव की औरतें हो गई या फिर बहुत सारे ऐसे किसान हो गए जो खेती वेती नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिन का। ये आपके यूपी एजीटीए का पेपर होता है। ठीक है, यूपी एजीटीए का जो टेक्नीशियन का पेपर होता है यूजी के बाद में, उसमें अभी प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनरेगा का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का होता है। ठीक है, वो अभी बढ़ा के 100 दिन का कर दिया। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार कर दिया, जहां 200-300 रुपए पर डे फार्मर्स को इनकम मिलती है, उनकी वजह से काफी ठीक ठाक पैसे वो जनरेट कर सकते हैं, अगर कोई उनके पास में नॉर्मल परिवार से रहने वाले लोग हैं तो। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रमोशन ऑफ रूरल एंटरप्राइज हो गया, या फिर आपके स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज है जो आपको गवर्नमेंट करवा रही है, ताकि फार्मर्स की थोड़ी अगर स्किल डेवलप हो और वो किसी चीज के बारे में सोचने के लिए जाए तो उनकी इनकम है और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए।
आई बात समझ में, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इंडियन फार्मर्स को क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं। ये चीजें मैंने अभी बताई थी कि आपकी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब जमीन बहुत कम है, जिसके बारे में मैंने अभी सारे बताया था, फ्रेगमेंटेशन है लैंड का। अभी मैं सच बताऊं तो यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों की जमीन की बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास में आप जमीन देखोगे तो एक क्यारी, दो क्यारी, ऐसी ऐसी जमीन है, ठीक है। अगर चंदन जुड़ा है तो उसको पूछ लो, यूपी के गांव का रहने वाला लड़का है, कहाँ गया चंदन, होगा यहाँ साइड, नहीं है, चलो ठीक है, तो वो बता देता है। रियलिटी है, मैं खुद अभी क्योंकि मेरा तो खुद का बीएचयू से तो रवे यही मिलता है, ठीक है, तो मैं अभी फार्मर्स के पास गया था, उनका वही है कि दो दो तीन तीन क्यारी के अंदर धान लगा दिया, एक क्यारी के अंदर अरहर लगा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनका इनकम कैसे जनरेट होता होगा, क्या हालत होगा होगा उनका, ठीक है। तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग है पॉइंट्स। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपके आगे मार्केट एक्सेस। ये बहुत ज्यादा, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला एक मुद्दा चल रहा है कि भाई फार्मर्स को ये बहुत सारी डिफिकल्टीज है वो फेस करनी पड़ रही है कि उनको एकदम फिक्स प्राइस नहीं मिल रहा है। हर एक चीज के बारे में हर एक मार्केट में अलग अलग प्राइस उन लोगों को देखने को मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम। उसके बाद में इसमें क्या होता है ना कि आपका ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, पैसे इधर उधर करना, ठीक है, इनडेबिट डेंस वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद में प्राइस का फ्लक्चुएशन है, ठीक है, अनस्टेबल क्रॉप प्राइस, इम्पैक्ट इनकम। देखो आपका कभी होता है, जैसे मैं एक मेरी खेत की बात करता हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर हमारा जो जीरा होता है, जीरा एक स्पाइसिस, ठीक है, स्पाइसिस कैटेगरी के अंदर आता है, तो 30,000 क्विंटल पर हेक्टर 2024-23 के सेशन में हमने बेचा था। लेकिन 2024 के सेशन में, 2025 का सेशन इस बार का, अब इस बार पिछली बार हमारा जो जीरा था आई थिंक 30,000 में बेचा था, ठीक है, और 4 लाख के समथिंग जीरे का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, जो रबी क्रॉप है, आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और इस बार का जो जीरा है लगभग, अगर पिछले साल की हमने क्या किया, पिछली बार अच्छा भाव था, उनकी वजह से जीरा ही जीरा पूरे खेत में उगा दिया, ठीक है, जीरा ही जीरा उगाया, तो अब पिछले साल की रेट से उसकी प्राइस से अगर पैसे मिले तो वो पिछले साल 4 लाख का मिला था, इस बार वो 7.5 लाख का हो जाए। लेकिन अभी जो मार्केट का जो प्राइस है बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, और इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी अभी खुद ने मतलब स्टॉक करके रखा है प्राइस की वजह से, ठीक है, और वो 20,000 रुपए क्विंटल जा रहा है। तो समझ लो अभी लास्ट ईयर के जैसे 4 लाख का हुआ, अभी वो 5 लाख का है। मतलब क्या है, 7.5 लाख की जो चीज होनी थी वो अभी 5 लाख की है, तो 2.5 लाख रुपए का, मतलब 2.5 लाख रुपीज का घाटा आपको यहाँ पे हो रहा है। तो यही है कि फार्मर्स को यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। आई बात समझ में, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगला जो आपका पॉइंट्स आता है वो आता है वे फॉरवर्ड, मतलब आगे जाने का क्या रास्ता है। डाइवर्सिफिकेशन है कि आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर बिलीव करना होगा, आपको एक ही सोर्स के ऊपर नहीं रहना होगा, अलग अलग सोर्सेस को लेके आपको आगे चलना होगा। क्लियर। फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको रोड, स्टोरेज, इरिगेशन वगैरह ये फैसिलिटीज है, हर एक फैसिलिटीज को इंप्रूव करना होगा। कोऑपरेटिव जो आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, अरे जो आपकी बार्गेनिंग हो रही है उनके अंदर आपको थोड़ी कलेक्टिव हेल्प मिल रही है, उनके अंदर आपको थोड़ा सोचना चाहिए और उनसे जितना आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी का एडप्शन आपको करना चाहिए, यानी कि आपको हाईटेक एग्रीकल्चर के अंदर हाईटेक हॉर्टिकल्चर, जैसी आपको पता, जैसे किसी ने खीरे की क्रॉप लगा ली, वो एक नॉर्मल से पीस ऑफ लैंड पे अगर उसने पॉली हाउस वगैरह बना रखा है तो वो 15-15, 20-20 लाख का प्रोडक्शन ले रहा है, ठीक है। तो वही है कि आपको अब थोड़ा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर आ रहा है उनकी ओर जाना चाहिए। मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, है ना, आपके पास में मान लो 1 बीघा ही जमीन है, क्या है, 1 बीघा जमीन है। अब कैसे भी करके आपको क्या करना है, पहले 10-1 लाख रुपए कर लिए, 10 लाख रुपए आपने कर लिए, 1 बीघा आपके पास में जमीन है, ठीक है। अब आपने कुछ पानी का सोर्स वगैरह तो है या फिर बनवा लिया। अब इन 10 लाख रुपए में से आपको पास में रखने हैं। अब आपको बनवाना पूरा पॉली हाउस। मान लो 40 लाख में आपका पॉली हाउस एकदम 1 बीघे के लिए रेडी हो जाता है, आधे बीघे के लिए रेडी हो जाता है, आधा बीघा मान लो 40 लाख में रेडी हुआ, उनमें से 30 लाख तो आपको गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडी देगी। 10 लाख रुपए आपने पास में खर्च किए। अब है क्या, ये पॉली हाउस है, ये लैंड है। अब इसमें ऐसे से आपको बहुत सारे आगे हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में भी पढ़ने को मिलेगा हर एक चीज के बारे में, है ना। यहाँ आपने क्रॉप लगाया, यहाँ लगा सकते, यहाँ लगा सकते, यहाँ ऐसी बेलें आप खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बीघे के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप एक सीजन के अंदर 10 से 15 लाख तक का
प्रोडक्शन है वो आराम से ले सकते हैं। समझे बात को? मैं इतना तुम लोगों को बता देता हूं कि तुम एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मैं खुद ही हूं, तुम भी हो, ठीक है। अपने को क्या करना है, जॉब लगे अच्छी बात है, नहीं लगे उससे भी अच्छी, उससे अच्छी कैसे सर, पागल हो क्या? अरे नहीं भाई, तुम करना क्या, मैंने अभी जो टेक्निक बताई उसके अकॉर्डिंग या तो ऑर्गेनिक खेती करना या फिर कोई और स्टार्टअप करना जिनकी वजह से तुम्हें इनकम बहुत अच्छी मिले, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने फेस किए हैं जहां पे लोगों ने अपने आईआईटी के सेक्टर को छोड़ा है, मेडिकल के सेक्टर को छोड़ा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर को चुना है स्टार्टअप के लिए। वो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करके आज लगभग 50-50 लाख रुपए घर बैठ के कमा रहे हैं। उनसे बड़ी चीज क्या होगी, ठीक है। चलो, अब ये तो अपने आगे के रास्ते हैं जो मैंने बताया है। अब मेजर पॉइंट्स जो फार्मर्स इनकम से रिलेटेड है उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं फार्मर्स इनकम में, किसानों की आय है, जो आपका है एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे। मैंने अभी एनएसएस के बारे में बताया, एनएसएसओ के बारे में। जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है वो एक एक चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट डाटा देता है। उनके अकॉर्डिंग जो फार्मर्स की इनकम एस्टिमेटेड की गई है वो क्या है, 2012-13 के अकॉर्डिंग मंथली एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इनकम थी वो लगभग 6,426 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद में 2018-19 में इंक्रीज होके ये लगभग कितनी हो गई, 10,218 सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद में अब देखो, अभी मैंने सिचुएशन समझना, 22-23 के अंदर ये फिर आपकी बढ़ के लगभग 12 से 14,000 के बीच में, अभी ऑफिशियल डाटा है नहीं, ठीक है, लेकिन ये 18-19 का डाटा है, ठीक है। उसके बाद में आपका इसमें क्या बोला था कि भाई जो इंटर मिनिस्ट्रियल, ठीक है, कमेटी है, उनके अकॉर्डिंग अप्रैल 2016 में फॉर्म दी रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी ऑफ डबल फार्मिंग, ये मैंने क्या बोला था, डीएफआई, ठीक है। लगभग उन्होंने 2013-14 के समथिंग सोचा था, लेकिन उन्होंने 2016 के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन शुरू किया था कि आने वाले 10 साल के अंदर, यानी कि 2025-26 के अंदर अपने को इनकम डबल करनी है फार्मर्स की, यानी कि जो भाई 6,000-7,000 रुपए थी अब 14,000 रुपए इनको इनकम पर मंथ मिल रही है। तो तुम खुद ऑब्जर्व करो क्या इनकी इनकम डबल है या नहीं है, तो आपका जवाब आएगा यस सर, बिल्कुल ये है, ठीक है। उसके बाद में सितंबर 2018 में उन्होंने समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी इनकी कि हाँ हम इस चीज के लिए रेडी है। उसके बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्कीम आए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, मतलब राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है, ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही टिका होता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें आपका सप्लीमेंट्स एफर्ट्स थ्रू स्कीम, उसके बाद में रिफॉर्म, बजटरी सपोर्ट, ये सारी स्कीम वगैरह आपको देती है। उसके बाद में मेजर इनिशिएटिव, मेजर्स जो मुख्य पहल थी, उसमें बात करूं मैं बजट एलोकेशन के बारे में। 2013-14 का जो बजट था वो कितना था, 30,223.88 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर प्लस डारे। अब डारे की फुल फॉर्म पता नहीं है तो भाई सोच समझ के थोड़ा आगे पैर रखना कि अब कहां पे है। 3-4 बार ऑलरेडी मैं पीछे की क्लासों में बता चुका हूं कि डारे क्या है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो अभी डारे के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर काफी गलत बात है, काफी गलत बात है। बताओ कोई डारे की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, शानवी, कविंद्र बताओ फटाफट, बताओ भाई, प्रियंका, इशिता, विश्वास, सोनू वगैरह बताओ भाई फटाफट। अरे बोलो लड़कों बोलो, डारे की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता तो भी बोल दो सर, नो आइडिया, क्योंकि अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, बस क्लास ही देखते हैं। कितना टाइम लगाओगे भाई, हैं? अक्षिता, अभी तो गूगल करके बता देते। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, गूगल करके आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड, हाँ, एजुकेशन, गुड, ठीक है। तो ये चीजें याद रखा करो, आईसीआर के साथ में ही काम करता है यार, इसका तो याद नहीं होगा तो फिर चलो, ठीक है। उसके बाद में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, इसके अकॉर्डिंग ये बजट तय किया गया है।
उसके बाद में बात करता हूं आपका 2023-24 के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों का बजट था, कितना हो रहा है 1,31,00,000 नहीं 1,31,612.41 करोड़ रुपए, गलत बढ़ गया, ठीक है। ये कितना है आप देख रहे हो 4.3 टाइम, मतलब लगभग 4.3% इसको बजट को बढ़ाया गया है, ठीक है। अब क्यों बढ़ाया मैंने पीछे सारी चीजें बताई है। प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो 2019 के अंदर मैंने बोला था ना अभी 19 से मैं ये चीजें देख रहा हूँ, ठीक है। 19 से कि पिताजी के खाते के अंदर जो मंथली 2000 रुपए की नहीं मंथली नहीं आती है, हाँ 3 उनकी किस्त आती है और 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है 6 ईयर, हाँ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और टिल नाउ 2.24 लाख करोड़ रिलीज टू 11 करोड़ फार्मर्स, समझ रहे हो 140 करोड़ जनता है, उनमें से 11 करोड़ लोगों को ये स्कीम का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, सॉल्व इश्यू ऑफ हाई प्रीमियम एंड सम इंश्योर्ड, ये आपकी कैपिंग, इसमें क्या होता है 6 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें फसल बीमा योजना का क्या है, इंश्योर्ड करता है आपके फसल को। इसमें क्या होता है ना भाई, जैसे मान लो मैंने यहां पे लगा रखा है कॉटन, ठीक है, अब कॉटन लगा रखा है, अब कॉटन मैंने लगा रखा है, मैंने मेरी फसल का बीमा करवा रखा है। अब इस कॉटन में बहुत सारा रेनफॉल की वजह से कुछ भी XYZ या फिर सूखा पड़ गया तो मेरी क्रॉप पूरी पूरी खराब हो गई। मेरे 1 हेक्टर में कॉटन का प्रोडक्शन 10 क्विंटल होने वाला था, लेकिन 10 क्विंटल का मेरा प्राइस 1 लाख रुपए बन रहा था, हुआ नहीं, सारा का सारा सपाट हो गया, 50,000 के समथिंग ये हुआ या 20-30 हजार का ही हुआ। तो इसमें आपको गवर्नमेंट होती है वो मुआवजा करके बोलते हैं उसको नॉर्मली टर्म में, ठीक है, तो मुआवजा देती है ताकि जो आपकी फसल खराब हुई उनके पैसे आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अभी पिछले साल का हमारा जो फसल थोड़ा बारिश की वजह से खराब हुआ था, जस्ट 3-4 दिन पहले का, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम ऑफिशियल डाटा के साथ मैं आपको चीजें बताता हूँ, ठीक है। आपका वो तो मैं मैसेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये अलग अलग क्रॉप्स का है, मेरे को पापा ने भेजा था, उनका बताता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड है ना। अरे कहाँ गया रे, हाँ इसमें ये है क्रॉप के बारे में, हर एक क्रॉप में जिसमें 87,000 का मुआवजा मिला है, मतलब जो क्रॉप आपकी खराब हुई है उसमें से 87,000 रुपीज अकाउंट में गवर्नमेंट देती है कि आपने फसल बीमा बनवा रखा है, ठीक है। इनके बारे में ये जो ड्यूरेशन भी दिया है उन्होंने आगे डाटा भी दिया है, वो आपके लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी लैंड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मुआवजा मिलता है, ठीक है। 37.66 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन इनरोल्ड, ठीक है, मतलब 37 करोड़ फार्मर्स इसके अंदर इनरोल्ड है। उसके अलावा बात करूं मैं 12.38 करोड़ फार्मर्स रिसीव्ड क्लेम्स, मतलब 12.38 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको ये क्लेम मिल चुका है। फार्मर्स पेड प्रीमियम लगभग आपका 25,174 करोड़ रुपए, ठीक है। क्लेम पेड वो आपका है 1,30,185 करोड़ रुपए फॉर एवरी 100 रुपीज प्रीमियम पेड, ठीक है। फार्मर्स 517 बैक इन क्लेम्स, ठीक है। ये अलग अलग इस स्कीम के बारे में पूछा जाता है, आपको पेपर में पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें दी जाती है, या कमेंट्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉलेज में होते हो तो ये स्कीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में बोल दिया था कि प्रधानमंत्री स्कीम के बारे में लिखो, अब आपको लिखना क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, फार्मर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है, किस कैसे बेनिफिट्स हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को उसमें लिखनी होती है। ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ इतना लिखोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स इतना ही पूछा जाता है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैंने आपको जो फुल नोट्स वाली PDF दी है, ठीक है, आप उसको देखना, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का
ये जो देखो इसमें एक एक स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजों को सब डिटेल में लिख रखा है, तो थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ के जाना, कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछ लिया जाता है, अगर डिटेल में पूछे तो यहाँ से आप एक एक स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजों को लिख पाओ, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, लेकिन अगर डिटेल याद नहीं रहे तो 3-4 पॉइंट तो ऐसे बना के लिख देंगे, लेकिन कुछ चीजें तो अपने को याद होनी चाहिए ना, तो ये जो डाटा जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना वो आपको याद हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना याद होगी, बजट एलोकेशन कैसे आता है उनके बारे में आपको आइडिया हो गया। उसके बाद में मैं आगे चलता हूं, जो आपके इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको पता है बेसिकली आपको क्या मिलती है, केसीसी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो स्टार्ट 1998-99 इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंक्रीज 7.3 लाख करोड़ 2013-14 टू टारगेट 18.5 लाख करोड़ 2022-23। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ठीक है, केसीसी के बारे में बताया गया है, ये आपका कंसेशनल क्रेडिट है, वो आपका 4% इंटरेस्ट पर एनम एक्सटेंड आल्सो टू एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। उसके बाद में सिंस फरवरी 2020 स्पेशल ड्राइव टू कवर ऑल प्रधानमंत्री किसान, जो आपके बेनिफिशियरी अंडर इन केसीसी के अंदर, मतलब बात समझो, आपने केसीसी बनवा रखा है, ठीक है, केसीसी जिन लोगों ने बनवा रखा है, ये जितनी भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उन सब का लाभ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब केसीसी में क्या है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपने लोन ले लिया 10 लाख का, आपको लैंड के ऊपर लोन मिल जाएगा, आप टाइम से नहीं भरोगे तो आपकी लैंड ले ली जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका ब्याज होता है कि आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे मिल जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करके पैसों को चुकाना होता है, आपको एक टाइम पे ये जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उनको भरना होता है। आई बात समझ में। उसके बाद में उन्होंने बोला है बाई 13 दिसंबर 2020 जो डाटा है वो आपका 389.33 लाख न्यू केसीसी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टोटल क्रेडिट लिमिट थी वो थी 4,51,672 करोड़ की। इस चीज को ध्यान रखना, ये जो आपके केसीसी की पूरी चीजें थी उनके बारे में बताया था, कितने जो आपके केसीसी है वो स्वीकृत हुए थे, और जो आपका कुल ऋण था उनकी सीमा कितनी थी, वो आपकी लिमिटेड थी, मतलब इसकी लिमिटेशन कितनी थी, उन चीजों के बारे में बताया गया है। आई बात समझ में। उसके बाद में आता है एमएसपी। क्या आता है मेरे भाई, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई फुल फॉर्म बताएगा, सीएसीपी इसको लागू करता है, सीएसीपी की फुल फॉर्म बताओ, फटाफट सीएसीपी की फुल फॉर्म बताओ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बताया था, ये जो अभी एचयू का पेपर हुआ था हरियाणा बोर्ड का, अरे हरियाणा बोर्ड का क्या, इसमें एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखो फ्रॉम 2018-19 एमएसपी फिक्स्ड एट 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 50% रिटर्न कवर कॉस्ट। एमएसपी फॉर पेडी कॉमन जो आपका 1310 रुपए पर क्विंटल कब था, 2013-14 में था, लेकिन आज वो लगभग 2022-23 में मतलब 2040 रुपए पर क्विंटल हो गया। अभी आई थिंक इसका 2215 रुपए के समथिंग है एमएसपी पेडी का, मुझे एग्जैक्ट अभी डाटा याद नहीं आ रहा, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, 2200 कुछ है, ठीक है। उसके बाद में एमएसपी और वीट जो 1400 रुपए 2013-14 में थी, और 2115 2022-23 में अभी का जो डाटा है वो लगभग आपको 2300 रुपए कुछ करके मिलेगा, ठीक है। तो ये डे बाई डे आपकी एमएसपी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रमोशन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उनके लिए भी आपको बहुत सारी स्कीम वगैरह मिल रही है। कोई सीएससीपी की फुल फॉर्म बताओ भाई, कहां चले गए, कोई सीएससीपी की फुल फॉर्म नहीं बताएगा, कविंद्र, इशिता बताओ भाई। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, गुड 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 गुड, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे जवाब दिया करो, मजा आएगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब देखो ये क्या है, एक आपका चलाया था परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। इसमें क्या था, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना भी होता है, इसका मतलब ध्यान रखना क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे, ठीक है। इसमें क्या था कि जितना भी जो आपके पास में लैंड है उनके अकॉर्डिंग आपको परंपरागत खेती के ऊपर थोड़ा छोड़ दिया जाता है, ताकि आप नेचर बेस्ड फार्मिंग करो। उनमें जो एरिया इन्होंने बताया था कि क्लस्टर्ड है वो था 32,384 क्लस्टर फॉर्म। उसके बाद में जो एरिया है
इन्होंने बताया था 6.53 लाख हेक्टर। उसके बाद में जो आपका बेनिफिटेड था वो क्या था, बेनिफिटेड में उसमें आपका बेनिफिटेड में था 16.19 लाख फार्मर्स अंडर जो आपका नमानी गैंग, ठीक है, गंगे, उसमें आपका क्या था 1.23 लाख हेक्टर, और अंडर जो नेचुरल फार्मिंग में था वो था आपका 4.09 लाख हेक्टर। अब सीधी बात समझो, इसमें लगभग 16,19,000 किसानों को तो फायदा मिला है, ठीक है, जो परंपरागत योजना चलाई थी। उसके बाद में इसमें जो एरिया कवर था वो था 6.53 लाख हेक्टर। उसमें से जो 1.23 लाख हेक्टर का एरिया था, इसमें जो ये एरिया था ये आपका नमामि गंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जो गंगा के पास में, मान लो ये गंगा रिवर है, क्या है भाई, गंगा रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर है। अब इस गंगा रिवर के पास वाला ये जो भी एरिया था पॉल्यूटेड एरिया था, क्या था, पॉल्यूटेड एरिया था। पहली चीज, पॉल्यूशन को पूरा पूरा बचाया, ठीक है। सेकंड चीज, इस पॉल्यूटेड एरिया के अंदर लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दिया था। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग से इन लोगों को इनकम मिलने लग गई, और वो इनकम जैसे नॉर्मली इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट 20 रुपए केजी में जो बेच रहे थे वो अब 40 रुपए केजी के अंदर बेच रहे हैं ऑर्गेनिक पे। आई बात समझ में। उसके अलावा आपके जो नेचुरल फार्मिंग है वो लगभग 4.09 लाख हेक्टर के अंदर की जा रही है। ये चीजें आप लोगों को समझनी है। यही बोला है, फार्मर्स इन यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एडेप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग नियर गंगा to reduce pollution and increase income. Okay, are you getting my point? Next, अगला है भारतीय जो आपका प्राकृतिक कृषि पद्धति है उनके ऊपर, ठीक है। प्रमोट्स नेचुरल सस्टेनेबल फार्मिंग, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इंक्रीज इनकम। उसके बाद में आपका ये है आपका कंजर्व रिसोर्सेज, ठीक है, इंश्योर हेल्दी सॉइल और इन्वायरमेंटल एंड फूड, ठीक है। मिशन ऑर्गेनिक एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, उनके बारे में ये चीजें याद रखना। स्टार्ट स्टेब्लिश 379 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है, 1,89,039 फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद में कवरिंग और जो एरिया था वो था 1,72,966 हेक्टर, ठीक है। तो ये आपका एक स्कीम था, उनके बारे में बताया कितना क्या था, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, और उसके बाद में आपका भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति हो गई, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट कैसे उन्होंने डेवलप किया, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। स्कीम लॉन्च 2015-16 में, प्रमोट एफिशिएंट वाटर यूज, माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अब जो फार्म मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, क्लास में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, इन्होंने जो ये स्कीम लॉन्च किया था, एक मिनट, उनका जो मेन मोटिव क्या था कि जो ड्रिप इरिगेशन है उनको बढ़ावा देना, कि फार्मर्स को, मैंने अभी क्या बताया था, 85% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। क्यों देती है, कि आप पानी धीरे धीरे वाटर लेवल कम होता जा रहा है, अगर ये वाटर लेवल आपको बचा के रखना है तो आपको ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन लगानी होगी, ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिव क्या था, कि मोर इनकम पर यूनिट ऑफ वाटर, मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। आप, ये आपके पास में खेत है, आपने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगा रखी, मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपने अनार लगा रखा है, यहाँ पे आपने अनार लगा रखा है, यहाँ पे आपने अनार लगा रखा है। आप क्यारी विधि से जो भी पानी दे रहे हैं, ठीक है, चैनल से पानी दे रहे हैं, ये आप पानी दे रहे हैं। यहाँ पे आपने जो खड्डे कर रखे हैं, जो पेट्स है, ठीक है, यहाँ आपने अनार लगा रखा है। अब आप यहाँ से पानी छोड़ रहे हो, ये खड्डा भर गया, फिर आगे पानी गया, ये भर गया, आगे पानी, यानी कि ये जो बीच की जगह थी ये फालतू का पानी सौंक रही है, कोई मतलब नहीं है। अब पानी आपको कहाँ देना है, यहाँ पे पानी देना है इसमें, तो आप क्या करो, ड्रिप इरिगेशन लगाओ। यहाँ पे आपका प्लांट है, सिर्फ इसी को पानी मिलेगा, यहाँ प्लांट है, सिर्फ इसी को पानी मिलेगा, यानी कि जो ये बीच में खराब पानी हो रहा है, एक तो वीड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है, बाकी आपकी जो रूट्स को पानी की जितनी जरूरत होती है उनके अकॉर्डिंग पानी मिल जाएगा। आई बात समझ में।
रिड्यूस वाटर यूज, उसके बाद में इनपुट कॉस्ट, एनहेंस फार्मर प्रोडक्टिविटी, मतलब पानी की बचत होगी, लागत में कमी। अब आप सोचोगे सर ये लगाएंगे तो लागत में कमी कैसे होगी? लागत में कमी आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, उसके बाद में आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ये थी अपनी मेजर मेजर स्कीम जो आप लोगों को पढ़नी थी। ये आपके फार्मर्स के जो इनकम के सोर्स हैं उनके बारे में बताया था। थोड़ी और एक एक जो स्कीम्स हैं उनको अपनी मैन जो मेजर पीडीएफ है उनके साथ में जाके भी चल थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को पहले कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर मैं अलग अलग स्कीम्स के बारे में चलता हूँ। स्कीम आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी? चीजें समझ में आ गई ना भाई? थोड़े डाटा याद कर लेना, समझ आ जाएगी, है ना? डन, चलो आगे। ऑल क्लियर सर, डन। थोड़ा आगे स्कीम के बारे में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हार्डली 5 मिनट। अब मेरी बात समझो, ये जो आपके फार्मर्स इनकम एस्टिमेटेड थ्रू दी जो आपके सर्वे कंडक्टेड बाय दी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, कौन कंडक्ट करता है? एनएसएसओ। बताया अभी 2012-13 में इनकम कितनी थी ये बता दिया। अभी इनकम कितनी है 2018-19 में कितनी थी जो आपका डीआईएफ आया था, ठीक है? उसके बाद में उन्होंने जो इनकम के बारे में 2025-26 तक सोचा था कि डबल करना है आने वाले 10 साल के अंदर, ठीक है? तो उन्होंने अभी का जो सिचुएशन है उन्होंने डबल कर दिया है, ठीक है? फिर बात करता हूं अप्रैल 2016 तो जो आपका इश्यूज था रिलेटिंग डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डीएफआई, ठीक है? उसके बारे में बताया था। और धीरे धीरे करके इन्होंने सितंबर 2018 के अंदर इन्होंने इंप्लीमेंटेशन कर दिया इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में। उसके बाद में बहुत सारे ये प्रोग्राम वगैरह आए थे, ठीक है? जिसके बारे में बजट एलोकेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इनकम सपोर्ट में फार्मर्स जो आपको किसानों को 2019 के अंदर प्रधानमंत्री किसान योजना जो निकाली थी उनमें फार्मर्स इनकम को जो सपोर्ट मिल रहा है उनके बारे में मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अभी आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया है। मैंने प्रॉपर वे से एग्जाम्पल के साथ में मेरे खुद के जो फार्मर्स मतलब खेती जो हम करते हैं उनके वे पे आप लोगों को समझाया है। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल जो आपके क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके बारे में समझाया। फिर फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में आप लोगों को समझाया है अभी, ठीक है? उसके बाद में प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे प्रमोट करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे प्रमोट करना है, कितना एरिया, उनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। उसके बारे में उसके बाद अगला था आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उसके बाद हमने अगला था माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है? उसके बाद में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपका कवर नहीं किया था, एफपीओज। एफपीओज में पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूं होता क्या है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप पास पास में ये 10 किसानों के खेत है, ठीक है? आप 10 किसानों ने मिलके क्या किया है, एक एफपीओज बनाया है। अब आप लोग क्या करोगे, जो भी अनाज होंगे एक ही टाइप का अनाज उगाओगे, ठीक है? या फिर मतलब जो फार्मर्स है एक ही वेराइटी की क्रॉप लगाएंगे। अब उनको दूर मार्केट तक बेचना या फिर साथ में मिलकर कोई काम कर लेना, उनकी वजह से आपकी इनकम है वो ज्यादा बढ़ने लग जाए। ये आपका 19 फरवरी 2020 विथ बजट आउटली 6,865 करोड़ टिल 2027-28 तक की। उसके बारे में जो आपने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी काम करवाए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सारे काम करवाए गए थे और बताया था लगभग 10,000 एफपीओज लॉन्च, ठीक है? यहां तक लॉन्च हो चुके हैं। और 10,000 के बाद में उन्होंने बताया था लगभग 6,865, ठीक है, करोड़, 6,865 करोड़ एफपीओज बनाने हैं। ये उनका एम था, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक अभी 4,000 करके कुछ एफपीओज, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, ठीक है? उसके बाद में ये जो डाटा दे रखे हैं 4,028, ये तो हाँ 2022 तक का है। 4,028 एफपीओज हैविंग रजिस्टर्ड अंडर द एफपीओ स्कीम। आई बात समझ में? यही चीजें बता रहा था मैं, ये चीजें आपको समझनी है। उसके बाद में अगला था
नेशनल बी कीपिंग हनी बी मिशन, मतलब मधुमक्खियों को भी साथ में पालो, उनकी वजह से भी आपको गवर्नमेंट स्कीम देगी और पैसे मिलेंगे आपको साथ में। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उनके बारे में बताया था कि आप मैकेनाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जो भी आपके पास में एग्रीकल्चर में जिस मतलब इक्विपमेंट की कमी है, जो आपके पास में इक्विपमेंट नहीं है, जो आपको खेती में लेके आना है, उनके लिए भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देगी, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको बताया गया है प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड 2020, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा लेना। 2014-15 के अंदर ऑप्टिमाइज यूजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट द फॉलोइंग number of cards having issued the farmers, cycle first 2015-17 10.74 करोड़ 74 करोड़, उसके बाद में आपका साइकिल सेकंड में 2017-19 में 12.19 करोड़, उसके बाद में आपका थर्ड है मॉडल विलेज प्रोग्राम के अंदर 2019 थर्ड के अंदर क्या था 23.71 लाख, उसके बाद में इन दी ईयर 2020-21 के अंदर 11.52 लाख। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने जो सॉइल हेल्थ कार्ड में हुआ है। इसमें क्या है कि आपकी सॉइल वगैरह चेक की जाती है, जो भी सॉइल का इश्यू होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं सेटिंग अप ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम। अब आपने पढ़ा होगा ई नाम के बारे में, इसका मेनली मतलब क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आप ऑनलाइन हर चीज के बारे में जान सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीजें बेच सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीजें खरीद सकते हैं, उनके बारे में। ठीक है, उनके बाद में अगला था आपका लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ एडेबल ऑयल पाम, उसके बारे में। फिर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एआईएफ, इनके बारे में थोड़ा देख लेना, बाकी कोई खास है नहीं। ठीक है, ये जो मैन इंपॉर्टेंट थे हमने चर्चा कर ली, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, नहीं पढ़ोगे तो भी आपको कोई पूछने वाला ये यहाँ से क्वेश्चन है नहीं। आई बात समझ में? आजादी का अमृत महोत्सव, ये लाइन याद कर लेना भाई। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीआर हैज बी रिलीज्ड ए बुक व्हिच कंटेन्स कॉम्प्लेक्शन ऑफ क्या दिखा है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ सक्सेस स्टोरी। हाँ, ये जो भी है लगभग आपको 75,000 फार्मर्स की जो सक्सेस स्टोरी है उनके बारे में यहाँ पे ये सारी चीजें बताई है, तो थोड़ा बहुत इनको भी अच्छे से देख लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो रेफरेंस था वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रेस रिलीज ये जो भी पेज होते हैं, ठीक है, नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग उनकी ये जो वेबसाइट है उनके द्वारा। ठीक है, वहां पे भी जाके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। कल से हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अपना की लाइवलीहुड डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लाइवलीहुड का पैटर्न क्या है अर्बन रूरल एरियाज के अंदर, ये हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अगर थोड़ा बहुत समझना है तो पहले थोड़ी चीजें पढ़ के आया करो, समझ में सारी चीजें अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो बताओ, फिर मैं करता हूँ क्लास को एंड। ठीक है भाई, तो यहाँ क्लियर है सारी चीजें? ओके।